तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, टॉपिक जो है मेरे सामने जो ऐसा टॉपिक है इसे बच्चे छूने से भी डरते हैं। कितनी बार भी पढ़ाई कर लो सर, आर्बिट्रेज जो प्रोसेस है वो गड़बड़ कर जाता है। लास्ट टाइम भी कुछ बच्चे छोड़ के चले गए थे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था आर्बिट्रेज प्रोसेस का। तो जो बच्चे इस बार एफएम को कंप्लीट तरीके से, बढ़िया तरीके से रिवाइज करके जाने वाले हैं, उनके लिए टॉपिक लेके आया हूं मैं आर्बिट्रेज प्रोसेस का। जब मैंने इसको कराया था, कितनी बार भी करा लो, बच्चे कहते हैं सर गड़बड़ होने वाले। तो ये वीडियो आप देख के जाइएगा, 32 से 34 मिनट के आसपास होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आर्बिट्रेज प्रोसेस का क्वेश्चन आया तो आप कर देंगे 110%। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, ताकि मुझे समझ में आए कि आपके लिए जो जो चीजें मैं लेके आ रहा हूं वो आपके लिए इफेक्टिव हो रही है नहीं हो रही है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और मैं आपको गारंटी देगा आर्बिट्रेज प्रोसेस में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगला कौन सा टॉपिक लेके आऊं वो मुझे बता दीजिए। जो बच्चे इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोल रहे हैं, मैंने उनको ऑलरेडी सॉल्यूशन बता दिया है। हमारे चैनल पे एक शॉर्ट डाला हुआ है, कल शाम को मैंने डाला था। उसमें तरीका मैंने आपको बताया कि आप उससे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की और इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बिल्कुल इन डिटेल वीडियो किस तरीके से ले सकते हैं। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स में मैं काम कर रहा हूं, बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो को पक्का पूरा देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा आर्बिट्रेज प्रोसेस। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक, देखिए ज़रा ध्यान से। पहले टॉपिक का नाम पढ़िए। टॉपिक का नाम क्या है? आर्बिट्रेज प्रोसेस। इसे पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जितनी बार भी ये टॉपिक पढ़ाऊं, बच्चे हर बार मुझसे ये बोलते हैं कि सर एक बार और पढ़ा दो। ये है कान और इसमें से निकल जाते हैं धुएँ। नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर का ही है ना। लेकिन ऐसा अब तक जनरली हुआ है, लेकिन क्योंकि आप लोगों की इंटेलिजेंट क्लास है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कहोगे कि आसान था, ऐसा कुछ था नहीं क्लास के बाद। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आर्बिट्रेज प्रोसेस। हाँ, तो आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है। आता कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में ही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, डेट इक्विटी, इंडिफरेंस पॉइंट, फाइनेंशियल बीपी, और उसके बाद ये थ्योरी वाली चीज़ें है ना। उसी के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट इक्विटी का रेशो क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, वो समझाता हूँ। बस एक बार आपको जरा ध्यान से देखिए। आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड हमारे पास 3 से 4 इलस्ट्रेशन है, बस वही कर पाएंगे हम आज की क्लास में और इसे समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आपके बैच को मैं ना इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा, ना बैकअप दूंगा और ना दोबारा बताऊंगा, तो पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? आज ही बता दिया मैंने। ठीक है, अब समझिए। हाँ जी, नहीं, कभी भी नहीं दूंगा। तो क्या कह रहे हैं? वो तो देनी है मुझे, जो बच्चे यहाँ पे नहीं है। अरे आपको तो फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ ना, नालायक। मेरे पास हाँ, सही बात है। नहीं, इधर सुनो, इधर। एक कंपनी है जिसमें इक्विटी भी है और जिसमें डेट नहीं है, और दूसरी कंपनी है जिसमें इक्विटी भी है और डेट भी है। ठीक है, इन दो कंपनीज के बीच में हम रिलेशन पढ़ेंगे। ऐसी कंपनी जिसमें डेट नहीं होता उसे बोलते हैं अनलिवर्ड फर्म। तो ये कौन सी फर्म हो गई? लिवर्ड फर्म। हमें आज क्या सीखना है, जरा ध्यान से समझना। इनके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि जिस भी कंपनी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, शायद हमने मार्केट वैल्यू निकालना सीखा है। बताओ कैसे? अगर किसी कंपनी में डिबेंचर है तो इसका मतलब क्या है, शुरुआत कहाँ से होगी? हर दोनों में ही EBIT। क्या दोनों में ही EBIT होगा? यस। मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट। बताओ किस में होगा इंटरेस्ट? लिवर्ड या अनलिवर्ड में? लिवर्ड फॉर्म में इंटरेस्ट होगा, यानी कि अनलिवर्ड फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं होगा। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट अर्निंग्स। क्या आ जाएगी? नेट अर्निंग्स। और नेट अर्निंग्स को किससे डिवाइड करते हैं बताइए? नेट अर्निंग्स किसकी होती है? KE की, KD की, या फिर KO की? किसकी होती है? ये जो नेट अर्निंग्स होती है किसकी होती है? इक्विटी वालों की। तो डिवाइड किससे करेंगे हम? KE से। तो क्या आ जाएगा जरा जल्दी से बताइए? वैल्यू ऑफ इक्विटी।
कौन सी, लिवर्ड की या अनलिवर्ड की? दोनों की। यहां से वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी दोनों की, ठीक है। मैंने कहा इसमें अगर मैं वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा बताओ? वैल्यू ऑफ फर्म। क्या ये कैपिटल स्ट्रक्चर के जो हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग, इसमें सीखा था ये? यस। वैल्यू ऑफ फर्म किसमें वैल्यू ऑफ डेट ऐड होगी, पहले तो ये समझाओ मुझे। लिवर्ड फर्म में या अनलिवर्ड फर्म में? लिवर्ड फर्म में, क्योंकि अनलिवर्ड में तो था ही नहीं। तो ये वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी किसमें बराबर होगी? इक्विटी और फर्म। लिवर्ड में या अनलिवर्ड में? अनलिवर्ड में, जिसमें डेट नहीं है उसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म बराबर होती है। क्या ये बात समझ में? हम क्या सीखेंगे इसमें, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। अभी जो पहला स्टेप है उसमें मैं सिखाऊंगा आपको, लिवर्ड फर्म में एक शेयर होल्डर, एक इन्वेस्टर होगा लिवर्ड फर्म के अंदर, वो अपनी शेयर होल्डिंग उठाएगा, यहां से बेच देगा और इस वाली फर्म में खरीद लेगा। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल से समझ में आएगा, इसे थियोरेटिकली नहीं आएगा। मैं सीधा एग्जांपल से कराता हूं आपको, जरा ध्यान से देखिए। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, इसको पूरा समझाऊंगा आपको, फिर एक क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। देखिए, देयर आर टू कंपनीज, कौन कौन सी? एन लिमिटेड और एम लिमिटेड, हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। का मतलब ईबीआईटी सेम है और सेम में कितना है? 20,000। एम लिमिटेड इज अ लिवर्ड कंपनी, इसका मतलब क्या है? एम लिमिटेड में क्या है? डेट है, ठीक है। हैविंग अ डेट ऑफ 1 लाख एट द रेट 7% इंटरेस्ट। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसकी? एन लिमिटेड की कितनी है? 10%। और एम लिमिटेड किसकी है? कितनी है? 11.5%। हमें बताना है कि कैसे आर्बिट्रेज प्रोसेस वर्क करेगा। इलस्ट्रेशन 6 में मैं 200% तरीके से आपको समझाऊंगा और पूरा फोकस यहां पर रखिएगा। आप एक क्वेश्चन समझाऊंगा, इसी में समझ में आ जाएगा सब। आती है बात समझ में? देखिए जरा ध्यान से। दो कंपनी है मेरे पास, बताइए कौन कौन सी? एक एन लिमिटेड और एक एन लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पर लिखा एन लिमिटेड और एम लिमिटेड। पहले बताइए कौन सी इलस्ट्रेशन नंबर है ये? 6। हम जो पढ़ रहे हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ रहे हैं और आर्बिट्रेज प्रोसेस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। EBIT दोनों के अंदर ही कितना था, जरा जल्दी से बताइए क्वेश्चन में देख के। 20,000 या 7,000? 20,000। कौन सी कंपनी के अंदर है ये? दोनों के अंदर। तो EBIT तो दोनों के अंदर सेम है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला था, कौन सी लिवर्ड कंपनी है? एन या एल? एम या एन? क्या बोला है क्वेश्चन ने, पढ़िए फटाफट से। एम लिमिटेड इज अ लिवर्ड कंपनी, जिसके पास डेट कितने का है? 1 लाख, और ब्याज का रेट कितना है? 7%। तो फटाफट से मुझे बताइए इंटरेस्ट किस में माइनस होगा? इसमें तो नहीं होगा। तो 1 लाख का 7% कितना होता है? 7,000। बताइए फटाफट से EBT कितना आया? एक में 20,000 और एक में 13,000। EBT, या मैं कैसे नेट अर्निंग्स भी बोल सकता हूं। तो 20,000 इसमें आया और 13,000 इसमें आया। क्या मेरे पास दोनों क्वेश्चन में दोनों की के ही गिवन है? देखो क्या गिवन था दोनों में ही, लास्ट में क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसकी? एन लिमिटेड की भी और एम लिमिटेड की भी। एन की कितनी है? 10% और एम की कितनी है? 11.5%। तो मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ के ई से। एन की कितनी थी? 10% और एम की 11.5%। ये निकल के क्या आएगा मुझे बता सकते हो? वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये आया 2 लाख 1,13,043। कैलकुलेटर सॉल्व करिए जल्दी से। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं वैल्यू ऑफ डेट। बताइए कौन सी कंपनी में सिर्फ वैल्यू ऑफ डेट ऐड होगी? एम में कितना? इससे क्या आ जाएगा मुझे जल्दी से बताइए? वैल्यू ऑफ फर्म। इसकी तो 2 लाख ही रहेगी, क्योंकि ये कैसी कंपनी है? अनलिवर्ड। लिवर्ड की कितनी हो जाएगी? 2,13,043। मेरे हिसाब से आर्बिट्रेज प्रोसेस कितनी भी आए, यहां तक तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में पढ़ा था। नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम। बताओगे कौन सी अप्रोच लगाई है मैंने? नेट इनकम या नेट ऑपरेटिंग इनकम? कैसे पता चला आप बताइए? कौन सी अप्रोच लगाई, कैसे पता चला? जी, सबसे पहले हमने क्या निकाली? वैल्यू ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट भी किसकी गिवन थी? इक्विटी की। तो नेट इनकम उन्हीं को जाती है। अगर EBIT और KO से निकालता तो क्या आता? NOI अप्रोच, मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो यहां तक तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे क्या देखना है, जरा ध्यान से देखिएगा। जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होती है वहां से एक इन्वेस्टर को निकालूंगा और इस कंपनी में इन्वेस्ट करा दूंगा।
इसको आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलते हैं, ध्यान से समझना। मैंने कहा इस कंपनी के अंदर से एक शेयर होल्डर को निकालूंगा। किसको निकालूंगा? ध्यान से समझना, किसको? शेयर होल्डर को। अब शेयर होल्डर कौन होगा? जिसके पास 2,13,043 पैसे हैं या 1,13,043 पैसे हैं? 1,13,000। तो 10% की शेयर, मतलब एग्जाम्पल है, कोई भी परसेंटेज ले सकते हैं, 10, 15, 20, कोई भी। मैं इसमें से एक शेयर होल्डर को बोलूंगा भाई अपनी इन्वेस्टमेंट निकालो इसमें से और इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। कौन सी कंपनी में? लिवर्ड में या अनलिवर्ड में? अनलिवर्ड में। इस कंपनी में तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारे पास जो अर्निंग तुम 10% की शेयर होल्डिंग पे यहां कमा रहे थे, मैं सेम अर्निंग तुम्हें वहां दिलवाऊंगा, टेंशन मत लेना। और तुम्हारे पास एक्सेस फंड्स भी बच जाएंगे। अब ये जितनी बात सर के ऊपर से गई अभी समझाता हूं, देखिए। अब मैं इसमें बोल रहा हूं, एक इन्वेस्टर है, मतलब एक बार मैंने पोल डाला था यूट्यूब पे कि मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूं लास्ट अटेम्प्ट में, तो उसमें जो मैक्सिमम वोट आए थे वो आए थे आर्बिट्रेज में। तो क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम है, मैं आपसे स्टेप स्टेप पूछता जाऊंगा कि यहां तक कोई प्रॉब्लम आएगी आपको आर्बिट्रेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में? नहीं। जैसी प्रॉब्लम आएगी मुझे बताना। इन्वेस्टर जो 10% होल्ड कर रहा है, 10% शेयर होल्डिंग कौन सी कंपनी में? इन लिवर्ड फर्म। लिवर्ड फर्म का मतलब क्या है? एम लिमिटेड। उसको सेल करा रहे हैं, सेल हिज शेयर्स एंड इन्वेस्ट इन किसमें? एन लिमिटेड में। ये मैंने थ्योरी में थोड़ी सी बात लिख दी कि हम इस क्वेश्चन में ये करा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। मैंने कहा अगर हम 10% शेयर होल्डिंग को ले तो कितना पैसा आएगा, फटाफट से बताइए। 10% शेयर होल्डिंग इन एम लिमिटेड रिप्रेजेंट्स हाउ मच अमाउंट? फटाफट से बताइए। 11,304। अगर मैं 10% बेचूं यहां पे तो मुझे मिलेगा 11,304। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डिबेंचर्स भी लो। अभी सुनना जरा ध्यान से। क्या मैं जब वैल्यू ऑफ इक्विटी यहां परचेज करूंगा 10%, तो क्या 11,304 में मुझे मिल पाएगा, या मुझे कितने पैसे चाहिएंगे? 20,000। टोटल कितनी है इक्विटी की वैल्यू? 2 लाख। अगर मैं इस कंपनी के 10% शेयर्स खरीदना चाहता हूं तो क्या मेरे पास इनफ पैसे हैं? नहीं। तो क्या मुझे वहां से डिबेंचर भी लेने पड़ेंगे, डिबेंचर्स भी बेचने पड़ेंगे? हाँ। तो इसका मतलब मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं। अब मैं मार्केट से डिबेंचर लूंगा, और कितने परसेंटेज डिबेंचर है मैं ऐसा ज्यूम कर लूंगा मार्केट में मिल जाएगा। क्या रेट था डिबेंचर्स का? 7%। तो मुझे 7% डिबेंचर्स लेने पड़ेंगे। ध्यान रखना अमाउंट वही लेनी है। अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए। कितने के डिबेंचर्स थे क्वेश्चन में? अगर मैं लिवर्ड फर्म की बात करूं तो अगर आपने शेयर होल्डिंग 10% ली है तो आपको डिबेंचर्स भी कितने लेने पड़ेंगे? 10%। ये आपकी अजम्पशन है कि जितने परसेंट शेयर होल्डिंग उतने परसेंट डिबेंचर। अब मैं मार्केट से लेने गया 10% डिबेंचर, 7% डिबेंचर्स। बताओ कितने लेके आऊं, जल्दी से बताइए। टोटल कितने थे? टोटल कितने थे उस कंपनी में? 1 लाख। तो 1 लाख का 10% मैं लेके आऊंगा तो बताओ मेरे पास कितने डिबेंचर्स बच जाएंगे? 10। अब सुनना जरा ध्यान से। अगर मैं ये पूरा पैसा उसमें लगा दूं तो क्या वो मेरी कमाई होगी, या फिर इसका भी ब्याज देना पड़ेगा मुझे 10,000 का? देखो, एक तो मैंने शेयर होल्डिंग वहां से बेची। शेयर होल्डिंग कौन सी कंपनी से बेची? लिवर्ड से या अनलिवर्ड से? लिवर्ड से शेयर होल्डिंग बेची और इसमें इन्वेस्ट कर दी। तो जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा क्या मुझे बाहर वालों को देना पड़ेगा? नहीं। लेकिन मैंने वहां से शेयर होल्डिंग बेची, पैसे कम पड़ गए, फिर मैंने डिबेंचर्स लिए और अब मैं वहां पैसे लगाऊंगा तो क्या डिबेंचर्स को भी पैसा देना पड़ेगा, उनका ब्याज देना पड़ेगा? हाँ। तो बताइए मेरे पास फटाफट से टोटल फंड्स अवेलेबल हैं कितने? टोटल फंड्स अवेलेबल अगले कुछ मिनट तक और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं रटवा दूंगा, ठीक है। 21,304। देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है टॉपिक में, बाकी बच्चे कोई पागल तो है नहीं जो बार बार पूछते हैं, है ना, लेकिन कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए। ये है टोटल फंड्स अवेलेबल। देखो अब पहला सवाल ये आता है, सर आपको कैसे पता डिबेंचर लेने पड़ेंगे? क्या आपको समझा पाया मैं डिबेंचर्स क्यों लेने पड़ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि 10% शेयर होल्डर यहां से निकालूं और यहां पे 10% शेयर्स खरीद लूं। मैंने जब 10% शेयर्स बेचे तो मेरे पास 11,304 रुपए आए, तो पैसे तो कम पड़ गए क्योंकि वो 20,000 में मिल रहे थे। मैंने कहा 1 लाख के डिबेंचर्स है, उसका भी 10% और डिबेंचर्स ले लो, तो 10,000 के डिबेंचर्स लेके आया मैं। क्या ये बात समझ में? क्या मुझे अब इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? यस। तो मेरे पास ये टोटल फंड्स अवेलेबल है। अब मैं माइनस कर रहा हूं, माइनस इन्वेस्टमेंट इन, किसमें इन्वेस्ट कर दूं फटाफट से बताइए? इन 10% शेयर्स ऑफ एन लिमिटेड। अब मुझे बताओ जरा फटाफट से, एन लिमिटेड के अगर 10% शेयर्स खरीदो तो कितने की मिलेंगे? क्योंकि उसकी इक्विटी कितने की वैल्यू की थी? 2 लाख, और उसके 10% खरीदूंगा तो
20,000। क्या मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल बचेंगे? इसे एक्स्ट्रा वर्ड की जगह उन्होंने यूज किया है सरप्लस से, सरप्लस फंड्स अवेलेबल। कितना बचेगा? 1304। अगर मैं कमाई सेम रख पाया और फंड्स बच गए तो मजा आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, मुझे बताओ जरा, इस कंपनी में अगर कोई 10% शेयर होल्डर रहा होगा तो उसे कितने पैसे मिल रहे होंगे? इनमें से मुझे बताओ, एम लिमिटेड में अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है तो मुझे बताओ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाली अमाउंट इसमें से कौन सी है? 20,000, 7,000 या 13,000? प्रॉफिट तो यही है ना, ये तो सब वैल्यूज निकाली है हमने कंपनी की। मुझे बताओ इस एम लिमिटेड में अगर कोई 10% शेयर होल्डर रहा होगा तो उसे 20,000 का 10% मिलेगा, 7,000 का 10% मिलेगा या 13,000 का 10%? ये पता है आपको कि एम लिमिटेड में अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर रहा होगा तो उसकी नेट इनकम का 10% मिल रहा होगा उसको। तो अगर मैं कंपनी से 10% शेयर होल्डर बेच दूं तो इसका मतलब मैंने कितनी इनकम गिव अप की है यहां पर? 1300। अगर मैं इस कंपनी में 1300 रुपए कमा पाया प्लस मेरे पास सरप्लस फंड्स बच गए तो इसका मतलब मैंने सही इन्वेस्टमेंट की है। पहले मेरी बात समझ में आई या नहीं? मैं वहां से 10% शेयर होल्डर गवा के आया और ये सपना लेके आया कि मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, इतनी ही इनकम कमा लूंगा और सरप्लस फंड्स भी बच जाएंगे, जिसमें से एक चीज तो मैंने पूरी कर दी है। बताइए क्या? बराबर इनकम या सरप्लस फंड्स? अभी बराबर कहां हुआ है? अभी तो बस सरप्लस फंड्स बचे हैं। ये तो मैंने सोचा है, अभी 1300 अगर उस कंपनी में मिल गई इसी इन्वेस्टमेंट से तो मजा आएगा। मैंने कहा चेक करते हैं, चलो। इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनिए। मुझे 10% नेट इनकम का मिल रहा होगा इन कौन सी कंपनी में? अब एन लिमिटेड। उसमें से मैंने 10,000 के डिबेंचर्स लिए, किस रेट से? 7% से। तो इसका मतलब अगर मुझे एन लिमिटेड में होने वाली इनकम जो भी है वो पूरी तो मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने उधार भी लिया था, तो उधार वालों का उधार वापस कर दूंगा। अगर ये इनकम 1300 या उससे ज्यादा बच जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। क्या मेरे सेंस समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूं? मुझे एन लिमिटेड में जाकर जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने की है, अगर उससे पैसे मैं कमाऊं यहां पर और ब्याज वालों को ब्याज दे दूं जिससे मैंने खरीदा है, अगर ये नेट इनकम कितने की बच जाए? 1300 की। इसका मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ पाओगे आप अगर ये 1300 आ जाए तो, कि मैं एक कंपनी से इन्वेस्टमेंट लेके निकला, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, पैसे कम पड़ गए तो और उधार लिया, दोनों को ऐड किया, फिर 10% की इन्वेस्टमेंट की, कुछ सरप्लस फंड्स बच गया। अब जो उस कंपनी में मैं कमा रहा था 1300 रुपए, अगर यहां पर बच जाए मुझे आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट ली थी, तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अब मैं गया इस कंपनी में, इस कंपनी के अंदर देख के बताओ मुझे कौन सी किसका 10% मिल रहा होगा? 20,000। यही मेरी ऑपरेटिंग इनकम भी है और यही मेरी नेट इनकम भी है, तो जो इसकी नेट इनकम है उसका 10% मुझे मिलेगा। मैंने कहा चलो इसका 10% लेते हैं। तो 10% किसका मिलेगा मुझे? 20,000 का 10%। फटाफट से बताइए कितना? 2,000। मैंने कितने के डिबेंचर्स खरीदे थे? 10,000 के, और रेट क्या था? 7%। तो 10,000 का 7% कितना हुआ? 700 रुपए का मैंने ब्याज दे दिया। बताओ ये 700 रुपए क्यों माइनस कर रहा हूं मैं, बताना जरा। क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फंड्स लिए थे मार्केट से। अब मैं कमा तो 20,000 2,000 रहा हूं, लेकिन क्या मुझे उनका ब्याज भी देना पड़ेगा? हाँ, ब्याज दे दिया मैंने जितने का उधार लिया था। तो मेरे पास नेट इनकम कितने की बच गई? 1300। नेट अर्निंग्स, नेट इनकम इन किसमें? एन लिमिटेड में, उसी 10% शेयर होल्डिंग की। थोड़ा सा कंसेप्ट गड़बड़ वाला है, लेकिन क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया? जल्दी से बताइए। अब मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से। अब मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, कर क्यों रहे पहले वो सीखते हैं। देखिए ये एक कंपनी है, यहां तक आपको समझ में आया वैल्यू ऑफ फर्म तक। आर्बिट्रेज प्रोसेस ये कह रहा है कि जिस भी कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा है, जिस भी कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा है, उसमें से अपने शेयर होल्डर को निकाल लो 10%, और ऐसा देखो कि क्या किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो जिसमें डिबेंचर्स नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास फंड्स भी एक्स्ट्रा बच जाएं और आप इनकम भी। अब आप कौन सी कंपनी में रहना पसंद करोगे बताओ, इस कंपनी में या इस कंपनी में? बिना डेट वाली। क्या हो रहा है इससे बताना जरा। इनकम तो सेम रह रही है और सरप्लस और बच रहा है, तो आप यही करना चाहोगे। इसी को बोलते हैं लीवर्ड फर्म। इस क्या बोलते हैं? लीवर्ड फर्म से अनलीवर्ड फर्म में जाओ इन्वेस्टमेंट करते हो। इस कंसेप्ट को बोलते हैं आर्बिट्रेज की प्रोसेस। अब इसे समझना बड़े स्टेप्स में, जरा ध्यान से सुनना, स्टेप समझा रहा हूं। क्या दोनों की मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना स्टेप 1, इसमें कोई परेशानी है? नहीं। तो ये है हमारा स्टेप 1। दूसरा स्टेप क्या है ये बताओ जरा, अभी लिखवा दूंगा सारे स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? जिस भी कंपनी की क्या ज्यादा हो,
मार्केट वैल्यू ज्यादा हो उस कंपनी में से 10% शेयर होल्डिंग बेच दो। ये गड़बड़ कर देगा बच्चा, वरना नहीं मर्जी है। अभी 15% से सॉल्व कराता हूं, देखो वही आएगा। क्या ये बात समझ में है? जिस भी कंपनी में क्या ज्यादा हो, इक्विटी की वैल्यू या मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो उस कंपनी के शेयर होल्डर बेच दो। और किस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो? जिसकी कम है। क्या ये बात समझ में? अगर पैसे ज्यादा बच जाए तो उधार पे दे देना, और अगर पैसे कम बच जाए तो उधार पे ले लेना। अभी हम कौन से वाले स्टेप में हैं? ज्यादा बच जा रहे हैं या कम रह रहे हैं? कम रह रहे हैं पैसे, तो मुझे और उधार लेना पड़ेगा। जितने परसेंटेज के शेयर्स बेचे हैं उतने ही परसेंटेज डेट लेना पड़ेगा। आपने कितने परसेंटेज के शेयर्स बेचे थे? 10%, तो डेट भी कितना लेना पड़ेगा? 10%। जी होगा, ऐसा आगे आएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी अभी तो यही समझ में नहीं आया। अभी पहले इस क्वेश्चन को समझा दूं। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बच्चा कभी 10% इसका लगा देता है, कभी 7% किसी और पे लगा देता है। तो पहले इस पूरे क्वेश्चन को समझिए। पहले स्टेप 1 में हमने क्या किया? हमने कहा इन्वेस्टर जो था हमारा कौन से लिमिटेड में? अनलिमिटेड, उसके शेयर्स बेचे। शेयर्स कैसे पता चले? 1,13,304 रुपए की अमाउंट थी उसकी, 1,13,304 रुपए की अमाउंट थी, उसके 10% शेयर्स बेच दिए तो अमाउंट कितना आया? 11,304। फिर मैंने कहा मुझे तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी इक्विटी में, उसकी इक्विटी की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो 10% खरीदूंगा तो कितना आएगा? 10% 20,000। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या कम पड़ रहे हैं मेरे पास पैसे? हाँ, इसीलिए मैंने और उधार लिया था। इसीलिए मैंने क्या किया था? और उधार लिया था। ठीक है, अगला स्टेप देखो जरा फटाफट से। और क्या किया मैंने? मेरे पास टोटल फंड्स देखे मैंने कितने अवेलेबल हैं। कितने हो गए? 21,304। एक सेकंड, नहीं इस पे कर लेगा, बता दूंगा। बताइए फटाफट से, आगे समझ में आया इसको? एक और परसेंटेज से सॉल्व करा के देखें कैसे आएगा। जैसे अभी तो हमने 10% से किया है, क्या एक और परसेंटेज से सॉल्व करें? बताओ कितने परसेंट से सॉल्व करें? 49। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं उन्होंने कैसे सॉल्व किया। इधर देखिए, क्या ये वैल्यू निकाली हमने भी? उन्होंने कितने परसेंटेज से सॉल्व किया? 10% से। और इनकम कितनी आई? 1300। क्या ये बात समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक है। और किसी परसेंटेज से सॉल्व कर रहे हैं क्या? हेलो हेलो, हाँ जी, आपके पास टीचर का नंबर नहीं है क्या? मैं भेजता हूँ अभी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़िए फटाफट से। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सी कंपनी? 2 कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है? 2 लाख का। ईबीआईटी कितने का है? 30,000 का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने की है? 12.5%। ये डेट है, ये इक्विटी है। इन्वेस्टर कितने परसेंट शेयर होल्ड कर रहा है? 15%। किस में? लिवर्ड कंपनी में। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर इफ ही स्विचेज हिज होल्डिंग फ्रॉम लिवर्ड टू अनलिवर्ड। बिल्कुल ऊपर की तरफ सेम। क्या ये बात समझ में आती है? सुनने ध्यान से। उसने क्या पूछा है देखा आपने? कमाल की चीज थी। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर इफ ही स्विचेज हिज होल्डिंग फ्रॉम लिवर्ड टू अनलिवर्ड। क्या ये हमारे कंसेप्ट से थोड़ा सा उल्टा हो गया? हमारी क्या अजम्पशन थी? वो सेम अर्निंग कमाएगा और नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब सरप्लस इन्वेस्टमेंट बच जाएगी। आज वो क्या कह रहा है? कितना एक्स्ट्रा कमाएगा। इसका मतलब जो मैंने अपने क्वेश्चन में यहाँ पर सरप्लस फंड्स अवेलेबल कराया था वो कह रहा है कि इस पूरे को लगा दो आप उस कंपनी में, तो सरप्लस फंड्स ना बच के आपके पास सरप्लस इनकम आ जाएगी। कैसे आएगी वो भी बताता हूँ। पहले ये समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया? अब मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कराता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको वो वाली इलस्ट्रेशन सॉल्व कराई जिसमें सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं, पहले वो सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके बाद कैसे एक्स्ट्रा इनकम बचती है वो बताऊंगा। आप मुझे स्टेप्स बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे जहां तक आपको समझ में आ गया है। इलस्ट्रेशन नंबर बताइए पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बताओ कौन कौन सी लिमिटेड है मेरे पास। क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। नाम ही क्या है इसका? लिवर्ड और अनलिवर्ड। लिवर्ड कंपनी और अनलिवर्ड कंपनी। कोशिश करना कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएं अपना दिमाग लगा के, ठीक है? कैसे कैसे स्टेप्स थे आप बताइए। रटने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। बताओ शुरू कहाँ से होगा, आप बताओ।
EBIT से। क्या क्वेश्चन में मुझे EBIT गिवन है? कितने का EBIT गिवन है? 30,000 का। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा 30,000 मैंने यहाँ पर लिख दिए और 30,000 ही मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब लिवर्ड है, इसका मतलब ब्याज उसी में माइनस होगा, तो मैंने माइनस किया। इंटरेस्ट, कितने का इंटरेस्ट है लिवर्ड कंपनी में, चेक करते हैं। 1 लाख का कितने परसेंट? 10%। तो कितने का ब्याज चला जाएगा? 10,000 का। EBT कितने की अमाउंट आ गई? 20,000, 30,000। अब मैं माइनस करूं यहां से, क्या बताइए? अब कोई टैक्स वगैरह तो चल नहीं रहा है, हम पहले ही अप्रोचेस में पढ़ के चले। डिवाइड किससे करूं आप बताओ, कौन से अप्रोच से सॉल्व हो रहे हैं? हाँ जी, KE से करेंगे, और अगर O दे रखा है तो मुझे वहीं ऊपर वाली अमाउंट से ही डिवाइड कर देंगे। क्या ये बात समझे? तो क्वेश्चन में देखते हैं पहले दिया क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है या कॉस्ट ऑफ डेट दिया है? कहाँ दिया है बताइए? फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल ऑफ 2 कंपनी हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब दोनों कंपनी का है। EBIT भी दोनों कंपनी की है, और क्या मैं ये मान लूं KE भी दोनों कंपनी का है? यस। 12.5%। फटाफट से बताइए, मैंने डिवाइड किया इसको 12.5% से। एक सेकेंड, डिवाइड बाय KE, और KE है 12.5%। एक मिनट बस। ये है वैल्यू ऑफ व्हाट, फर्म या इक्विटी? इक्विटी। कितना आ रहा है? 1,60,000। बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है? अभी तो वैल्यू ऑफ डेट आएगा, और वो किस में आएगा? लिवर्ड में। कितना? 1 लाख। ये मेरी आई वैल्यू ऑफ फर्म। बताइए कितना आया, जल्दी से बताइए। 2,60,000, और यहां पर 2,40,000। बताइए इन्वेस्टर क्वेश्चन ने कहां बोला है, कहां से कहां स्विच कराना है? देखिए, एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर इन लिव। अब क्या मैं 10% से सॉल्व करूं, या क्वेश्चन ने बोला है? 15 से ही करेंगे। अब जरा आप यहां से स्टेप को ध्यान से समझना, यहां से आर्बिट्रेज प्रोसेस है। ये आखिरी क्वेश्चन है जो मैं समझा रहा हूं आपको। थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए, मैं चाहता हूं आप समझे इस कंसेप्ट को, है ना। आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे वर्क करेगी? सबसे पहले क्या कराना है, शेयर्स को सेल कराऊं या शेयर्स में इन्वेस्ट कराऊं? क्या कराऊं बताओ? सेल कराऊं। कौन सी कंपनी से सेल कराऊं, लिवर्ड से या अनलिवर्ड से? लिवर्ड से। मैंने कहा सेलिंग द शेयर्स, सेलिंग द शेयर्स फ्रॉम, कहां से? लिवर्ड फर्म से। और किस रेट से? तो एक इन्वेस्टर है जिसके पास कितने परसेंट? 15% शेयर होल्डिंग है। ध्यान से समझना जरा कंसेप्ट को। 15% शेयर होल्डिंग है, इसका मतलब क्या है? यहां से मेन कहानी शुरू होती है। मैंने ऊपर एक सॉल्यूशन किया है, मैं 15% शेयर होल्डर को लेके जाना चाहता हूं इस वाली कंपनी से, यानी कि लिवर्ड कंपनी से। तो बताओगे किसका 15% करो? एक साथ। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? बार बार बच्चे से 260 से करते हैं और गलती हो जाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम किसको लेके जा रहे हैं भाई? मुंह छोड़ दो टूट जाएगी। किसको लेके जाना चाह रहे हैं? किसको लेके जाना चाह रहे हैं? 1,60,000 को लेके जाना चाह। 1,60,000 का 15% मुझे निकाल के बताइए फटाफट से कितना। तो 1,60,000 का कितने परसेंट? 15%। कितना आता है? 24,000। मैंने कहा मैंने सपना लिया था कि मैं यहां से इन्वेस्टमेंट लेके जाऊंगा और 15% इन्वेस्टमेंट किसमें खरीदूंगा बताओ? अनलिवर्ड फर्म में। तो मैंने कहा चलें जरा एक बार अनलिवर्ड फर्म का जरा इक्विटी, या ये भी ले लो, कोई भी ले लीजिए, इसका 15% निकालना जरा। मतलब मुझे 36,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसमें? अनलिवर्ड फर्म में। और मेरे पास बचे कितने पैसे हैं अभी? 24,000। क्या मुझे डिबेंचर लेने पड़ेंगे, डिबेंचर देने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे डिबेंचर। मैंने कहा चलो डिबेंचर लेते हैं। मुझे फिर से 15%, यानी कि 1 लाख डिबेंचर्स, 1 लाख डिबेंचर्स थे मेरे पास। पहले 1 लाख का डेट था, उसका कितने परसेंट? फिर से 15%। जैसी शेयर होल्डिंग वैसे डेट। तो मुझे कितने का उधार लेना पड़ेगा? 15,000 का मुझे डेट लेना पड़ेगा। और उसका नाम क्या है? किस रेट से? किस रेट से हमने लगाया था बड़ा फटाफट से? 10%। तो ये भी कितने परसेंट होगा? 10। ध्यान से समझना, डाउट क्या आएगा? ये 10% क्या है और ये 15% क्या है? क्या आप समझ पा रहे हैं? दिस 10% इज इंटरेस्ट रेट एंड दिस 15% रिप्रेजेंटिंग द शेयर होल्डिंग। क्या ये बात समझ में आई? तो मेरे पास कितने पैसे आ गए अब टोटल? बताना जरा कितने की जरूरत थी मुझे? टोटल फंड्स अवेलेबल 39,000। मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितने की जरूरत है? 36। तो मैं यहां पर कह रहा हूं माइनस इन्वेस्टमेंट इन
पहले मैं पहले तरीके से सॉल्व कर रहा हूं जिसमें अर्निंग सेम होगी और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बच जाएगी, फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। यहां तक सभी में सेम रहेगा, आगे जाके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बदल जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन 15% शेयर्स ऑफ कौन सी फर्म, लिवर्ड या अनलिवर्ड, अनलिवर्ड फर्म। मैं चला कितने की, 2,40,000 का कितने परसेंट, 15%, तो 2,40,000 उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी है, इसका 15% कितना आएगा, 36,000। क्या बच जाएगा ये बता सकते हो, सरप्लस फंड्स या इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही है, सरप्लस फंड्स अवेलेबल। बताइए कितना बचा, क्या मेरी बात समझ में आई? बताओ मुझे क्या करना है, मैं वहां से सपना लेके चला था, बताओ क्या सपना लेके चला था कि जो कमाई मैं 15% यहां कमा रहा हूं वही कमाई मेरी 15% वहां हो जाएगी। मैंने जो एक्स्ट्रा उधार लिया था, मेरे पास नहीं, घर पे होगा ना वो, तो चाबी भी मैं डाल के लाया था, कहीं जाना पड़ जाए। हाँ ड्रॉप। बताओ क्या सपना लेके चला था मैं, कितने परसेंट की इनकम यहां है मुझे जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, बताओ जरा। लिवर्ड फर्म से जा रहा हूं, कौन सी कंपनी में, अनलिवर्ड से, तो मैं यहां से इनकम छोड़ के जा रहा हूं अपनी 15% शेयर होल्डिंग की। तो बताना जरा यहां पर कितने की इनकम हो रही थी मुझे 15%, कौन से की, 30,000 की, 10,000 की या 20,000 की, 20,000 मिल रहे थे मुझे, और 20,000 का कितने परसेंट छोड़ के गया हूं मैं, 15%, तो यानी कितने की इनकम हो रही थी, 3,000 की इनकम हो रही थी। क्या ये बात समझ में? इसका मतलब अब मैं क्या चाहता हूं, इस कंपनी में मुझे इनकम हो प्लस बाहर वाले ब्याज वालों का ब्याज का पैसा दूं, और कितने पैसे बच जाएं, 3,000। क्या ये बात समझ में? अब मैंने इस कंपनी में शेयर होल्डिंग खरीद ली, तो बताओगे किसका 15% मुझे मिलने वाला है अब, 30,000 का। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं जरा देखिए, 15% अर्निंग्स कौन सी कंपनी में, इन, अब कौन सी कंपनी में आ गए हो आप, लिवर्ड में या अनलिवर्ड में, अनलिवर्ड फर्म। कितने की अर्निंग थी उसकी, इक्विटी वालों के लिए 30,000, कितने परसेंट कमा रहे हो आजकल इस कंपनी में, 15%, कितना आ जाएगा, 4500। क्या मैंने ज्यादा उधार लिया था इन्वेस्ट करने के लिए, यस। कितने की अमाउंट का उधार लिया था मैंने, कितने की अमाउंट का उधार लिया है, 15,000 का। उसमें ब्याज का रेट क्या है, 10%, भाई 15% नहीं 10% माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कितने का उधार लिया था हमने, 15,000 का। रेट क्या है उसका, 10% ब्याज का रेट है उसका। बताइए फटाफट से कितना आएगा, 1500। क्या ये जो नेट इनकम मेरे पास बची है, क्या यही सपना था मेरा कि कुछ सरप्लस फंड्स बच जाए और कमाई सेम हो जाए? अब थोड़ा थोड़ा और समझ में आया पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट आ जाएगा, ऐसा नहीं है अब नहीं समझाऊंगा। हाँ बताइए। हाँ वो छोड़िए, पहले ये समझ में आया है नहीं, पहले यहाँ तक समझ में आया। प्रॉब्लम पता है क्या है, पहले हम 15% निकाल रहे हैं शेयर होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, फिर हम 15% निकाल रहे हैं इनकम का। बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर देगा, देखो जरा ध्यान से। पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस कंपनी से जाएंगे, इस कंपनी से जाएंगे, 15% पैसे छोड़ देंगे। इस कंपनी का 15% आएगा ही नहीं तो मुझे उधार लेना पड़ेगा, तो फिर 15% करके टोटल फंड्स करूंगा, नेट इनकम इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सरप्लस फंड्स अवेलेबल। फिर जब मैंने यहाँ से 15% शेयर होल्डिंग छोड़ी थी, तो क्या मैंने 15% इनकम भी छोड़ी थी? हाँ, ये 15% की इनकम के बराबर आना चाहिए, मेरे दिमाग में है। तो मैं 15% इनकम का यहां पर लूंगा इस वाली कंपनी का, और माइनस कर दूंगा जो भी मैंने ब्याज पे पैसा लिया है, नेट इनकम बराबर आनी चाहिए।